कि डेरा सच्चा सौदा सिरसा है जी जी वहाँ के जो पूजनीय हजूर महाराज हैं जी वो भी बताया, उन्होंने मेरा सर्टिफिकेट दिया मेरे को, और अखबारों में भी ये बात आई, लोगों ने बड़ा सराहा इस बात। लोग आपको चाहते हैं, तो आने वाले वक्त में हम राम कुमार ढोल जी को इस किसी नेता के रूप में देखेंगे, सांसद या एमपी एमएलए के रूप में देखेंगे? डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के जी वहाँ दरबार में पहुँचा, उन्होंने मुझे भी गुरु मंत्र दिया। दोस्तों नमस्कार, प्रथम गूंज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपका दोस्त त्रिदेव। हमारे साथ एक हस्ती बैठी है और किसी परिचय की मोहताज नहीं है। मैं समझ नहीं पा रहा कि मैं परिचय इनका कैसे कराऊं। एक पुलिस इंस्पेक्टर हैं, लेकिन मैं इनको पुलिस इंस्पेक्टर की वर्दी में अगर जीता जागता फरिश्ता कहूं तो शायद गलत नहीं होगा। और बीते दिनों इनको एक सम्मान मिला है, पुलिस का एक उच्च सम्मान, उच्चतम क्वालिटी के लिए इनको वो सम्मान मिला है, उत्तम सेवा पदक। तो उससे सम्मानित हुए हैं और उससे सम्मानित होने के बाद इनको गांव की पंचायत की तरफ से सम्मानित किया गया। गर्मजोशी से इनका स्वागत हुआ, पलकों पे इनको बैठाया गया और विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे कि इस मेडल को जो प्राप्त करने के लिए इनका संघर्ष लगा है वो किस हद तक इन्होंने मेहनत की और क्या किया है और किन को ये मेडल मिलता है। आपको बता दूं कि जितना हम जान पाए हैं, शायद 70-80 हज़ार कर्मचारियों में से 4 लोगों को ये मेडल मिला है। तो बाकी जो जानकारी है वो राम कुमार ढोल जी से लेते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। नमस्कार जी। जी नमस्कार। सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। मेरी तरफ से भी आपको और आपके प्रथम गूंज के सभी दर्शकों को नमस्कार, प्रणाम जी। जो भी दर्शक आपके देख रहे हैं उन सबको हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूँ। ढोल साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि ये जो उत्तम सेवा मेडल जो आपको मिला है डीजीपी के हाथों, ये किन लोगों को मिलता है और इसके लिए आवेदन करना पड़ता है या फिर विभाग अपने तौर पे ही जांच परख के ये मेडल देता है? थोड़ा विस्तार से हमारे दर्शकों को बताएं। हरियाणा सरकार ने जी एक निर्णय लिया था और 3 प्रकार के मेडल 1 नवंबर को देने की घोषणा की थी, जी, जिनमें से पहला जो अवार्ड है वो ब्रेवरी के लिए था। जी, बहादुरी के लिए जी। और जिसको उसके लिए 1.5 लाख रुपए कैश अवार्ड और 6 माह की एक्सटेंशन जी सर्विस में जी जी और उसको सम्मानित करने वाला माननीय मुख्यमंत्री जी होंगे जी। और दूसरा था अच्छी तफ्तीश के संबंध में, अनुसंधान करता अच्छा हो जी जी, उसके लिए 1 लाख रुपए कैश अवार्ड जी, सर्टिफिकेट, उत्तम सेवा मेडल और उसको सम्मानित करेंगे माननीय गृह मंत्री जी। और तीसरा है अच्छी सेवाओं के लिए, जिन्होंने अपने इन दोनों फील्ड से के अलावा और अपने सर्विस में रहते हुए अच्छी सेवाएं दी, उनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा जी, ईमानदारी का रहा, उनको भी माननीय पुलिस महानिदेशक द्वारा जी सम्मानित किया जाएगा और 50,000 रुपये नगद इनाम राशि जी एवं प्रशंसा पत्र व उत्तम सेवा मेडल से नवाजा जाएगा। और इसको स्वयं हमारे माननीय पुलिस महानिदेशक जी स्वयं अपने हाथों से ही उन्होंने ये मेडल मुझे भी लगा करके ये सम्मान दिया है। जी जी, बधाई के पात्र हैं आप। हमारे चैनल की ओर से आपको बधाई हो इस अचीवमेंट के लिए। और गांव में आपका सम्मान किया गया, इससे पहले जैसा आपने बताया हाँसी में भी सम्मान हुआ, और भी कई जगह आपका लोगों ने सम्मान किया, गर्मजोशी से स्वागत किया, आपको बधाई संदेश लगातार मिल रहे हैं।
तो हमने गांव में, आपके गांव में जो सम्मान समारोह आपका हुआ, मैं भी सौभाग्य है मेरा कि मैं उसी गांव से आता हूं जिस गांव में आप पले बड़े हैं। तो मैंने देखा कि आपका सम्मान समारोह जो था उसमें लोगों की जो भीड़ थी वो अटूट थी। पहली बार शायद गांव में ऐसा माहौल था कि एक मंच पे हर कास्ट के लोग थे, हर समाज के लोग मौजूद थे आपके सम्मान के लिए। मतलब उनमें खुशी शायद आपसे ज़्यादा थी कि हमारे गांव के एक इंस्पेक्टर को इस तरह से सम्मान मिला है, और हर कोई मतलब उसके छाती के जो बटन है वो टूटने को हो रहे थे, गर्व से फूले नहीं समा रहा था। तो ये जो आपको अचीवमेंट मिली है, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि इसमें क्या मतलब यहाँ तक पहुँचने में क्या आपका संघर्ष लगा और किस वजह से ये सम्मान मिला है आपको? ये सम्मान पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा जी रिकमेंडेशन मांगी गई थी जी, और माननीय पुलिस अधीक्षक सी ने मेरे एज पर इंस्ट्रक्शन जी के अनुसार मेरे रिकॉर्ड को भली भांति चेक किया जी, और चेक करने पर बिल्कुल फिट मिला रिक्वायरमेंट के अनुसार। जी जी, तो मेरा केस रिकमेंड करके माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय ने माननीय पुलिस महानिरीक्षक हिसार मंडल हिसार के कार्यालय में, माननीय अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक हिसार मंडल हिसार के कार्यालय में भिजवाने का काम किया जी, और माननीय अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक हिसार मंडल हिसार श्री जादव साहब जी, भारतीय पुलिस सेवा जी, तत्कालीन अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक हिसार मंडल हिसार ने भी एज पर इंस्ट्रक्शन, एज पर गाइडलाइंस मेरे रिकॉर्ड का भली भांति अवलोकन किया, जांच की, और उन्होंने भी फिट मिलने पर उसको रिकमेंड करके माननीय पुलिस महानिदेशक हरियाणा के कार्यालय में भिजवाने का काम किया। जी, माननीय पुलिस महानिदेशक हरियाणा ने एक इस बारे में एक कमेटी डीपीसी गठित की। जी जी, उसमें श्री ओपी सिंह जी, एडीजीपी साहब जी, श्री सौरभ सिंह जी, आईपीएस आईजी साहब जी, श्री अमिताभ ढिल्लों जी, आईपीएस आईजी साहब, जी, और 2-3 अन्य आईपीएस अधिकारी भी उस डीपीसी के सदस्य थे, जिन्होंने हम सबको बुला करके पंचकुला में हमारा इंटरव्यू लिया। और इंटरव्यू के दौरान उन्होंने हमारे से पूछा, भाई क्या उपलब्धि है जी, कैसे आप मेडल लेने के हकदार हैं। हमारे पूर्ण रूप से मैंने बताने का काम किया, क्योंकि पुलिस जिला हादसी वर्ष 2017 में ही अस्तित्व में आया है जी, और इसके लिए पुलिस लाइन बनाने के लिए कोई ज़मीन अवेलेबल नहीं थी। मैंने 2018 में 56 एकड़ ज़मीन लेने के लिए पुलिस लाइन के लिए फाइल चलाई थी, जब उस समय भी मैं यहाँ एज ए हेड क्लर्क था जी, और वो फाइल आगे चली गई थी डीजीपी साहब के कार्यालय में। परंतु उसी समय मेरा प्रमोशन इंस्पेक्टर का होने पर मेरा ट्रांसफ़र सोनीपत डिस्ट्रिक्ट का हो गया, और मैं 2.5 साल तक पुलिस जिला सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में ही सेवारत रहा, कार्यरत रहा। परंतु 1 सितंबर 2021 को जी, मेरा वापिस जिला सोनीपत से पुलिस जिला हादसी का तबादला ट्रांसफ़र हो गया, और मैंने वापस चार्ज लेने के बाद तत्कालीन पुलिस अधीक्षक महोदया श्रीमती नीतिका गहलोत से आग्रह किया कि यदि इजाज़त हो तो मैं इस फाइल के जिम्मेवारी ले लेता हूं, और इसके लिए मैं प्रयास करता हूं पुलिस हेडक्वार्टर पर जाकर के, हमारे ACS साहब के कार्यालय में जाकर के, और FCR साहब के कार्यालय में जाकर के, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के कार्यालय में जाकर के मैंने 5-6 बार कम से कम जाना पड़ा, और वहाँ रुक के सभी अधिकारियों से स्वयं संपर्क करके और उस फाइल को मैं
पास करवा के लाने में सक्षम हुआ, सफल हुआ। और कृषि विभाग की 56 एकड़ जमीन कृषि विभाग से पुलिस जिला झांसी के नाम स्थानांतरित करवाने में, ट्रांसफ़र करवाने में हमें कामयाबी मिली। और उसके बाद उसका इंतकाल करवाया और वहाँ हमने पोजीशन ली, कब्जा लिया। और उसके बाद हमने वहाँ पौधे लगवाए और अब वहाँ पुलिस लाइन बनने के लिए प्रपोजल भेजी हुई है, जिसके लिए जल्द ही उम्मीद है कि वहाँ टेंडर होकर के काम शुरू हो जाएगा। सबसे बड़ी उपलब्धि मेरी यही रही। और ईमानदारी की बात जहाँ तक है, मैं 2012 में पुलिस अधीक्षक कार्यालय फतेहाबाद में तैनात था। उस दौरान मेरी एक आदत थी कि मैं हर शनिवार के दिन जैसे ही कार्यालय से आता था, मेरी उसमें रिहायश हिसार हुआ करती, मेरे बच्चे हिसार पढ़ते थे। तो मैंने किराए का मकान लिया हुआ था हिसार में। तो मैं अग्रवाल चौक पर उतरता था और वहाँ से गऊओं के लिए, जो अंधी गऊ थी, अंधे बैल थे, दूसरे लंगड़े लुल्ले गाय और बैल थे, उनके लिए गुड़ लेता था। और बंदरों के लिए मैं कीड़े लिया करता था, भुगड़े लिया करता था। तो वो लेके चल ही रहा था। और अग्रवाल से चौक से लेकर के वहाँ गौशाला तक मैं पैदल ही जाया करता था सामान लेकर के। रास्ते में मुझे दुकान के आगे एक पर्स मिल गया और उस पर्स में ATM भी था, 15 से 20 हज़ार के बीच में राशि भी थी और अन्य भी कई कागजात उसके जरूरी थे। ड्राइविंग लाइसेंस था और उसका पहचान पत्र था, ज़रूरी दस्तावेज भी थे। मैंने इधर से उधर से टेलीफोन नंबर प्राप्त कर लिया, कहीं से उसके दुकानदार से पूछा भाई कौन था, कौन आया था आपकी दुकान पर, भाई ऐसे ऐसे मैंने ये पर्स मिला है। वो धीरे धीरे हमें पता चल गया वो वेटरनरी सर्जन का ही निकला। वेटरनरी सर्जन जो गौशाला में कार्यरत थे उस समय, वो उसी का निकला। और उसको हमने टेलीफोन से द्वारा बुला करके और उसको सौंप दिया। उसने मेरा बहुत धन्यवाद किया। और हमारे माननीय उस टाइम के पुलिस अधीक्षक महोदय श्री विकास धनखड़ जी थे, उनको भी बताया, उन्होंने मेरा सर्टिफिकेट दिया मेरे को और अखबारों में भी बात आई, लोगों ने बड़ा सराहा इस बात को। जी खैर वो चर्चा तो आप अपने मुंह से बता रहे हैं, लेकिन हमने अपनी आंखों से देखा, कल की ही बात है, आपके गांव में जो प्रोग्राम हो रहा था उसमें एक तो आपने बताया कि आपने अनाउंस किया बकायदा भरी सभा में, आपने ये चीज़ बोली कि 50,000 रुपये मुझे जो पुरस्कार के तौर पे सरकार की ओर से मिले हैं, विभाग की ओर से मिले हैं, वो मैं गांव को समर्पित कर रहा हूँ। और जो सम्मान कुछ पैसे मेरे और आप जैसे लोगों ने आपको सम्मान के तौर पे दिए, वो भी आपने वापस गांव को ही समर्पित कर दिए, ग्रामीणों को ही समर्पित कर दिए। तो इस तरह की जो भावना है, एक तो कलयुग का दौर है आज, मतलब पैसे के लिए लोग एक दूसरे को मार तक भी रहे हैं, ऐसी ईमानदारी की जो भावना है, इसके पीछे सीक्रेट क्या है? आप आदर्श किसको मानते हैं? ये प्रेरणा कहाँ से मिलती है आपको? मेरे पूजनीय स्वर्गीय पिताजी एक छोटे से किसान, परंतु बहुत ही मेहनती थे। गांव में हर व्यक्ति के साथ सद्भावना से, नम्रता से बात करना, किसी का भी हक नहीं मारना और मेहनत करके खाना उनका एक ध्येय था, मकसद था। तो मेरे परम पूजनीय पिताश्री ने मेरे को यही संदेश दिया था, बेटा नौकरी पर जा रहा है कि बेईमानी ना करना और अपनी ड्यूटी को एक अच्छी सेवा समझ करके निभाना। किसी के साथ ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचारी और ये धोखाधड़ी या किसी को धमकाना, ऐसी बातें नहीं करना। तो मैं उनके संस्कारों पर चलता हुआ, उनके दिए गए मार्गदर्शन पर चलता हुआ आगे बढ़ता रहा। और उसी दौरान 2003 में मेरे को किसी ने बताया कि डेरा सच्चा सौदा सिरसा है, वहाँ के जो पूजनीय हजूर महाराज हैं, वो बड़े ही अच्छी शिक्षा देते हैं। मेरे अंदर लगन हुई और मैं भी 25 जनवरी 2003 को हमारे पूजनीय हजूर डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के वहाँ दरबार में पहुँचा
उन्होंने मुझे भी गुरु मंत्र दिया और गुरु मंत्र पर सिखाया कि 3 जो वचन होते हैं उनके बारे में बताया भी इनसे परहेज रखना है। और उसके बाद तो फिर बहुत सी नियमों के बारे में बताया गया। भाई पौधारोपण करना है, खून दान करना है, भाई रिश्वत नहीं लेनी है, भाई शरीर दान करना है। तो मैंने ये सारी चीज़ें अडोप्ट की। मैं कभी भी रिश्वत नहीं ली और पौधारोपण भी किया। हर साल करते हैं 15 अगस्त के दिन। और मैंने कम से कम भी 12-13 बार ब्लड डोनेट भी किया, डेरे में भी किया और बाहर भी किया। जी जी। सफाई अभियानों में भी मैं गया। मैं पूर्ण रूप से डेरे का जो थे नियम उनकी पालना पर खरे उतरने का काम किया और आज भी मैं उनके नियमों की पालना कर रहा हूँ। तो दोस्तों सीधे तौर पे मैं आपको बता दूं कि मैंने पहले एक शब्द यूज किया था कि मेरे साथ जो शख्स बैठे हैं उनको अगर मैं जीता जागता फरिश्ता कहूँ तो शायद गलत नहीं होगा। उसकी वजह यही थी कि इन्होंने इतनी बार ब्लड डोनेट किया है और रेगुलर जो समाज सेवा के काम है उनमें एक्टिव रहते हैं, हमेशा प्रयासरत रहते हैं इनकी तरफ से किसी की ज़िंदगी बच जाए, किसी के काम आ सके, किसी के चेहरे पे स्माइल आ सके इनकी वजह से। तो ऐसे कामों में हमेशा अग्रणी रहते हैं और यही वजह थी कि इनको फरिश्ता कहा जाता है। और जो इनका विभाग है वो इनको ईमानदार पुलिस इंस्पेक्टर के तौर पर देखता है, बुलाता है बाकायदा। कल आपका जो प्रोग्राम था उस प्रोग्राम के दौरान बहुत सारी भीड़ मौजूद थी, वहाँ पे महिलाएं भी उसमें काफ़ी सारी थी। शायद पहली बार ही मुंडाल गाँव ने इस तरह का प्रोग्राम देखा होगा किसी पुलिस इंस्पेक्टर के सम्मान में। तो मैं एक सीधा सा सवाल जानना चाहूँगा, आप घुमा फिरा के जवाब देंगे या जैसे भी देंगे मुझे नहीं पता। आपने एक बात बोली कि मैं गांव के लिए बहुत कुछ करना चाह रहा हूँ, जो एरिया वासी हैं उनके लिए बहुत कुछ करना चाह रहा हूँ। आपके दिल में काफ़ी कुछ सपने हैं, संजोए बैठे हैं, लोग आपको चाहते हैं। तो आने वाले वक्त में हम राम कुमार ढोड़ जी को इस वर्दी के बाद मतलब किसी नेता के रूप में देखेंगे, सांसद या MP MLA के रूप में देखेंगे? देखो, मेरे को गांव ने बहुत ही मान सम्मान दिया है जी। सभी गांव के लोग उम्र के आए, यहाँ तक कि 10 अन्य पंचायतें भी आई। हमारी 3 पंचायतें तो वहाँ मौजूद थी। जी जी। मुंडाल खुर्द, बांडाहेड़ी, मुंडाल कला तीनों थी। उसके इनके अलावा भी 10 पंचायतों ने आकर के मुझे सम्मानित किया। महम 24 के प्रधान ने भी आके सम्मानित किया जी। और उसी दौरान प्रसिद्ध समाज सेवी नरेश यादव भी पहुंचा। उन्होंने भी मुझे पगड़ी पहना करके सम्मानित किया जी। और मेरे नाम पर उन्होंने कोई भी एक काम करवाने के लिए भी अपना प्रॉमिस दिया, वायदा किया कि गांव कोई भी एक काम बताए उसको मैं राम कुमार इंस्पेक्टर की ईमानदारी के नाम पर बनवाना चाहता हूं। उसके लिए हम एक कमेटी गठित करेंगे और कमेटी गांव से सलाह मशवरा करके जो निर्णय लेगी उस काम के बारे में हम उसको नरेश यादव जी को बताएंगे। भाई वो एक प्रसिद्ध समाज सेवी हैं, हमारे गांव में भी उसका फायदा मिले और हमारे गांव में इस बात का एक उत्साह बने। भाई हमने सब ने मिल करके कोई न कोई अच्छे काम करने के लिए एक हमारी प्रक्रिया शुरू हो जी। तो ये है कि मेरी 31 जुलाई 2024 को रिटायरमेंट है और 36 साल की नौकरी मेरी पूरी हो चुकी है जी। उसके बाद जो भी समाज मेरे से सेवा लेना चाहेगा मैं वही सेवा करने को तैयार हूँ। मालिक भगवान सबसे बड़ी शक्ति है जी, वो मुझे जो आदेश देंगे, मालिक जो कृपा बरसाएगा, परमात्मा जो मुझे विचार देगा और समाज जो मुझे आदेश देगा मैं उसकी पालना करूँगा, उसी पर खरा उतरने का काम करूँगा। एक है ना, एक तस्वीर तो ये थी कि कल आपको सम्मानित किया जा रहा था, आपने अच्छे काम विभाग में किए। दूसरी है ना, एक डरावनी तस्वीर भी गांव की उभर के आ रही है। वो ये है कि गांव में नशा जो है ना, पिछले कुछ सालों में नशे से मरने वालों की जो संख्या है ना बहुत ज़्यादा बढ़ी है। तो आप अपनी तरफ से क्या प्रयास करेंगे या आपने किया है कि कम से कम जो अवैध तौर पे जो नशा सप्लाई हो रहा है गांव में, स्मैक वगैरह, तो वो ना हो? क्योंकि बिल्कुल मेरे से भी छोटी एज के जो लोग हैं वो मर रहे हैं और पिछले 5 सालों में जो रेशियो हो बहुत ज़्यादा बढ़ा है। तो इसके लिए आप क्या सोच रहे हैं और क्या प्रयास अपने लेवल पे करेंगे? नशा बहुत बड़ी बुराई है जी। इससे इंसान सामाजिक तौर पर, मानसिक तौर पर और आर्थिक तौर पर
कमज़ोर होता है जी इससे हमारे देश को भी की प्रगति में भी नुकसान हो रहा है। बिल्कुल। और इसको रोकने के लिए, नशा रोकने के लिए, नशा मुक्त भारत देश बनाने के लिए जी हमारे भारत सरकार, हमारे हरियाणा सरकार जी एक अभियान चलाया हुआ है जी पूरे देश में, पूरे प्रदेश में। और उसमें हमारा जो पुलिस अधीक्षक साहब हैं जी, हमारे एसपी साहब हैं, इन्होंने बहुत इंटरेस्ट लिया हुआ है और समय समय पर हम एक जागरूकता के लिए कैंप भी लगा रहे हैं। जी जी। और मैं भी माननीय पुलिस अधीक्षक के साथ उन कैंपों में जाकर के नशा रोकने के लिए जागरूकता अभियान में मैं भी खुद स्वयं भी शामिल होता हूं और इस बारे में संदेश देता हूं आम जनता को भाई नशा नहीं करना चाहिए, ये समाज को खोखला कर रहा है। इसी से हमारे झगड़े दिनों प्रतिदिन बढ़ रहे हैं और इसी से हमारे छोटे छोटे बच्चे जो नशे की चपेट में आकर के वो थोड़ी थोड़ी उम्र में 25 से 27 साल की उम्र में ही अपने प्राणों की आहुति दे रहे हैं, जो इससे हमारे समाज में बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। इसको रोकने के लिए तो हम पहले से ही लगे हुए हैं और रिटायरमेंट के बाद तो मैं इसमें पूरा ही समय लगाने का काम करूंगा। बिल्कुल। एक और सवाल मेरे माइंड में है कि हम आमतौर पे देखते हैं कहीं जाते हैं, कोई दुर्घटना हो जाती है तो ज़्यादातर लोग तो क्या करते हैं, वीडियो बनाने में व्यस्त होते हैं क्योंकि कलयुग का दौर है, इंसानियत खत्म होती जा रही है। उसके अलावा कुछ एक लोग होते हैं जिनमें हेल्प करने की मंशा रहती है, वो चाहते हैं कि हम हेल्प करें, लेकिन उनके दिमाग में ना एक डर होता है कि यार पुलिस कहीं हमें ही ना फंसा दे, हमारा ही नाम ना आ जाए। तो ऐसे लोगों को क्या कहेंगे आप? एक्चुअल में कानून क्या है? नहीं, ये जो आपकी बात कहा, मैं लोगों को भय लगता है कि मैं इसको उठा के ले जाऊंगा हॉस्पिटल में तो या मुझे ही ना दोषी बना दे पुलिस, ये पहले ही धारणा थी। परंतु अब नियमों में पूर्ण रूप से बदलाव कर दिया गया है। ना ही तो उसमें क्योंकि गवाही देने के लिए जरूरत है, ना गवाह बनाया जाता है। ऐसा कर्म जो भी इंसान करता है वो एक बहुत बड़ी मानवता है, बहुत बड़ी दयालुता है। मरते इंसान को जो बचा दे, इससे बड़ा पुण्य कोई नहीं हो सकता। तो मेरा तो यही कहना है इस संबंध में, भाई किसी को भी रोड पर जाते हुए अन्य कोई भी दुर्घटना होती दिखाई दे, चाहे उससे पशु मर रहा है, चाहे उससे इंसान मर रहा है, तो हमें तुरंत अपने सभी जरूरी कार्यों को छोड़ करके, कोई भी जरूरी कार्य हो, सबसे जरूरी कार्य केवल हमने उस इंसान को या उस पशु को बचाने की है। हमने कोई भी साधन करके तुरंत उसका उपचार करवाना चाहिए, तुरंत उसको अस्पताल भेजना चाहिए। इससे किसी को कोई परेशानी होने वाली नहीं है, बल्कि परमात्मा ही उसका भला करता है क्योंकि उसे मानवता दिखाई है और किसी की जिंदगी को बचाया है। तो राम कुमार जी ने बताया। और आपको इस तरह का कोई इंसिडेंट मिलता है, कोई तड़फता हुआ अगर रोड पे मिलता है, कोई ताज़ा एक्सीडेंट हुआ है, तो उसको आप बेझिझक बेखौफ होकर आप हॉस्पिटल में पहुंचाइए। जो कुछ आपसे बन पड़ता है उसकी जान बचाने के लिए वो आप ज़रूर कीजिए। एक लास्ट सवाल मैं ले लेता हूँ। और क्या होता है, ये थोड़ा तीखा सवाल है, आपके डिपार्टमेंट के ही लोग ज़्यादातर वर्दी की धौंस दिखाते हुए हम आमतौर पे देखते हैं कि कहीं जूस पी लिया उसके 20 रुपये नहीं देने, कहीं पॉलिश करवा ली उसके पैसे नहीं देने, दुखी लोग आपके पास आते हैं उनको ही और ऊपर से लूट लेना, रिश्वत लेना। ऐसे लोगों को क्या संदेश देंगे आप जो वर्दी में इस वर्दी की धौंस दिखाते हुए मानवता के खिलाफ कुछ करते हैं या किसी गरीब का दिल दुखाते हैं? ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे आप? वर्दी की धौंस जी, हमने केवल और केवल जी जो गुंडा तत्व है, जो बदमाश टाइप के लोग हैं जी, जो रोजाना डकैती, लूट और मर्डर करते हैं, जी जी, जो नशा तस्करी करते हैं, उनके ऊपर दिखाने चाहिए। जी, जो एक गरीब आदमी है, जो जायज आदमी है, जायज काम के लिए आपके पास आता है, उसको हमें एक भाई की तरह बैठा करके उसका जो भी समस्या है उसका निदान करने का हर संभव प्रयास करना चाहिए। उससे प्रेम से बोलो ताकि वो खुल के हमें बता सके भाई उसकी क्या समस्या है, कैसे उसका निदान होगा, कैसे उसका समाधान होगा, और उसको भी ऐसा एहसास हो कि ये पुलिस की जो वर्दी में बैठा है ये मेरा मित्र है जी,
में एक मित्र की तरह हमने काम करना चाहिए। पुलिस और पब्लिक का एक मिलाप होना चाहिए, ताकि हर समय जो भी कोई घटना घटती है तो पुलिस, आम जनता पुलिस की मदद कर सके और पुलिस उसको अपराध को रोकने में कामयाब हो सके। इसलिए जनता का और पुलिस का जो मेल है, समन्वय है, वो बहुत ज़रूरी है। सरकार भी, हमारी सरकार बार बार, हमारे उच्च अधिकारी बार बार हमारे को यही कहते हैं भी पुलिस पब्लिक कोऑर्डिनेशन, कि पुलिस और आम जनता का समन्वय हो। किसी भी आदमी को, गरीब को, अमीर को, चाहे कोई भी है जी, हमने अपने कानून के दायरे में रह करके ही उससे बात करनी चाहिए, कानून के दायरे में रह करके ही उसे व्यवहार करनी चाहिए। मैं तो 36 साल की नौकरी पूरी हो चुकी है, मैंने तो इसको एक पुलिस विभाग में रहते हुए बहुत बड़ी सेवा समझा है। इस पुलिस में रह करके ही आदमी हर प्रकार की सेवा, हर प्रकार के इंसान की सेवा, हर प्रकार के दुखिया की सेवा कर सकता है। अन्य किसी विभाग में ऐसा करना संभव नहीं है। जो हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं उनके लिए आप क्या कहेंगे? आपके गांव के जो लोग आपको देख रहे हैं, जो युवा पीढ़ी आपको देख रही है, उनके लिए क्या संदेश देंगे आप? अपनी युवा पीढ़ी को यही संदेश देना चाहता हूँ कि वो पढ़ाई में और पढ़ाई के साथ साथ खेलों में पूर्ण रूप से रुचि लेकर के कार्य करें जी। क्योंकि पहले तो ये कहा जाता था कि खेलोगे, कूदोगे, बनोगे खराब, और पढ़ोगे, लिखोगे तो बनोगे नवाब जी। परंतु आज हमारी सरकारों ने इतनी सुविधाएं दे दी हैं कि दोनों में ही बराबरी है जी। एक अच्छा खिलाड़ी अच्छी पोस्ट पर तैनात किया जाता है, अच्छी पोस्ट पर नियुक्त किया जाता है और उसको करोड़ों रुपए का गिफ्ट भी मिलता है, इनाम भी मिलता है जी। और खेलों से नशा की प्रवृत्ति भी कम होती है। जो बच्चा रोजाना ग्राउंड में जाता है, खेल के मैदान में जाता है, रोजाना खेलता है, उससे बच्चा नशे से भी बचा रहता है और उसका स्वास्थ्य भी सही रहता है, मेडिकली फिट हो, दिमाग भी फिट रहेगा। जिसके कारण किसी ने बोला है कि अच्छे स्वास्थ्य से ही अच्छा दिमाग रहता है। तो मेरी यही संदेश जाएगा कि हर बच्चा पढ़े और खेल, उसके साथ साथ खेल भी करे, अच्छा जॉब प्राप्त करे और जिस भी क्षेत्र में उसको काम करने का अवसर प्रदान हो, अवसर मिले, तो वो उसी क्षेत्र को में पूरी मेहनत से, कड़ी मेहनत से, ईमानदारी से, कर्मठता से कार्य करके उसमें आगे निकलने का काम करे। क्षेत्र कोई भी हो, काम कोई भी छोटा नहीं होता। आप नेक नीति से काम करोगे तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। किसी को भी छोटा मत समझो, हम सब बराबर हैं और सभी कार्य भी जो भी हमें मिला है मेहनत, कड़ी मेहनत से, लगन से, ईमानदारी से, कर्मठता से करना का ही संदेश देता हूँ। तो दोस्तों, आपने सुना राम कुमार ढुल जी को, और इंस्पेक्टर हैं फिलहाल, हांसी में हैं और रहते हैं, और हम चाहेंगे आप ज़्यादा से, हाँ आप कुछ कहना चाह रहे हैं शायद? मैं ये कहना चाह रहा था कि माननीय पुलिस महानिदेशक महोदय ने जी मुझे सम्मान के रूप में ये मेडल अपने खुद हाथों से, अपने ही हाथों से लगाया जी जी। एक प्रशंसा पत्र भी दिया और उसके साथ साथ 50,000 रुपये इनाम के तौर पर राशि भी मुझे दी जी जी। गांव के परिवार ने, तीनों गांव के मेरे परिवार ने जी जी जो ये प्रोग्राम किया, सम्मान समारोह किया, मैंने वो 50,000 रुपये उसी कमेटी को, गांव की कमेटी को दे दिए, ताकि जो उन्होंने मेरे मान सम्मान के लिए ये आयोजन किया था उस पर जो खर्चा किया उन्होंने, उनके काम आ सकें और उनको ऊपर ज़्यादा बोझ ना पड़े जी। इसलिए क्योंकि मैंने इनाम मेरे को दिया माननीय पुलिस महानिदेशक महोदय ने, और मैंने पूर्ण रूप से वो गांव को समर्पित कर दिया, ताकि मेरा गांव में मेरा भाईचारा और अच्छी तरह इस बात को समझ सके कि हमारा भाई कहाँ है।
वाकई आपने इतिहास रच दिया इतना सब करके, क्योंकि आमतौर पे हम देखते हैं, मैं थोड़ी देर पहले हम चर्चा कर रहे थे आपस में कि इतने नेता इतने लीडर्स आते हैं मुंडाल में, तो कोई भी आज तक लीडर्स ऐसा नहीं रहा जिसने अपनी मालाएं लौटा दी हों वापस। आपने ये कदम उठा के वाकई एक प्रेरणा दी है युवा पीढ़ी को, और एक ईमानदारी की मिसाल वहाँ पे भी आपने कायम की। तो दोस्तों, आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा इस बारे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि किसी एक इंसान की भी इस वीडियो को देखकर सोच बदल जाए और वो राम कुमार जी की तरह बनने की कोशिश करे। तो डेफिनेटली हमारा वीडियो बनाने का जो मकसद है वो सफल हो जाएगा। धन्यवाद। धन्यवाद।